हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 23 मई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम बांग्लादेश। आर्मी चीफ वॉन्ट्स बांग्लादेश पोस्ट बाई दिसंबर दिस ईयर। आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ नहीं, बांग्लादेश का आर्मी चीफ। ठीक है, तो अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू की है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई देखो, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के भरोसे हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि इस अनइलेक्टेड गवर्नमेंट की वजह से, इस इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी रही होती है ना, तो वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अंडर काम करने की आदत हो जाती है। बिकॉज उनके अंदर देखो, जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में उस पर प्रेशर बिल्डअप करता है आपके सिटीजन्स, वोटर्स। ठीक है, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर प्रेशर बिल्डअप करता है कौन, आपका गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरह से प्रेशर डेवलपमेंट चलता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब एक डेमोक्रेसी अचानक से क्या हो जाए, एक डिक्टेटरशिप में बन जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए पावर में जो इलेक्टेड नहीं है ना, पावर को ग्रैब कर ले, तो ना तो उस पर प्रेशर बनाने वाला कोई है अनइलेक्टेड गवर्नमेंट पे। तो जब अनइलेक्टेड गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनेगा, है ना, तो फिर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं बनाएगा। तो यही बात कही है बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज्जमा। बांग्लादेश इज पासिंग थ्रू ए कियोस फेज, Bakaruজ্জামান said the situation is worsening by the day. The structure of the civil administration and law enforcement agencies has collapsed and failed to reconstitute. तो उन्होंने बोला है कि ये सब हो रहा है कंट्री में, दैट इज वाई हम चाहते हैं कि भाई जो इलेक्शन है वो दिसंबर 2025 तक हो जाए। अब एक और स्टेटमेंट आई है इसके साथ ही, है ना, इससे कुछ समय पहले ही आई थी ये स्टेटमेंट, उसको दोबारा से दोहराया गया है। और ये स्टेटमेंट दी है मोहम्मद यूनुस ने, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं। इन्होंने बोला है कि भाई इलेक्शन तो होंगे, है ना, बट इलेक्शन होंगे अगले साल। हैज प्रॉमिस्ड पोस्ट विल बी हेल्ड बाई जून 2026 एट द लेटेस्ट। इन्होंने कहा कि भाई जून 2026 में होंगे। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट को देख के ये तो आराम से एनालाइज किया जा सकता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। पावर स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच में, आर्मी के बीच में और जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके बीच में। ठीक है, अभी कुछ समय से जो कुछ है सोर्सेज हैं उनसे न्यूज़ भी आ रही हैं कि भाई बांग्लादेश में कभी भी कू हो सकता है ना। तो ये दिखाता है, ये न्यूज़ दिखाती है कि कैसे बांग्लादेश में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई दिसंबर में कराओ इलेक्शन, है ना, और इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, इलेक्शन तो जून 2026 में होंगे। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अच्छा, ये क्लैश एकदम से स्टार्ट क्यों हो गया? अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ को, है ना, इस गवर्नमेंट के साथ में प्रॉब्लम ही थी तो इसको पावर में लाते ही क्यों, आने ही क्यों दिया? उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना को देश से जाने दिया आराम से, एंड इस गवर्नमेंट को, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको आराम से फॉर्म होने दिया। तो अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो पहले ही मना कर सकते थे, अगर कू करना था तो शेख हसीना के जाने के बाद ही कर लेते थे। बट अब ये जो पावर स्ट्रगल है अब बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, देखो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन बताया जा रहा है इंडिया। नॉट इन नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे। देखो, अगर आप देखो इंडिया का मैप, ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, इधर आपका इंडिया रहा और इधर आपका ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये जो पावर स्ट्रगल दोनों एंटिटीज के, इंस्टीट्यूशंस के बीच में चल रहा है बांग्लादेश में, इसकी वजह इंडिया को बताया जा रहा है ना। और इंडिया
जो है रीजन इस वजह से है इस पावर स्ट्रगल का, बिकॉज जो बांग्लादेश आर्मी है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है किसके प्रति, इंडिया के प्रति, इंडिया के प्रति, ठीक है। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। हम लोगों ने प्रीवियसली भी द हिंदूज में डिस्कस किया है कि कैसे जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ना, कैसे इंडियन गवर्नमेंट को पोक कर रही है ना, कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी को इनवाइट किया जाता है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया जाता है। तो दो तरह के लोग हो गए बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश की गवर्नमेंट में, है ना। एक आर्मी जो प्रो इंडिया है, कहीं ना कहीं प्रो इंडिया नहीं कह सकते, बट इंडिया के लिए डिसलाइकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ की आर्मी में, और एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट जो बिल्कुल एंटी इंडिया है, ठीक है। और एंटी इंडिया क्यों है, क्योंकि इंडिया ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है जो अनइलेक्टेड मीन्स के थ्रू पावर में आती है, दैट इज वाई ये पसंद नहीं करते। अब इनकी तरफ से प्रपोजल क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया इधर, और पाकिस्तान ने इन्हें एक प्रपोजल दिया कि आप इंडिया को का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, जो जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, ये है ना, इसको कट कर दो। इसको कट करने से क्या होगा, जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद तुम अपना रेस्ट ऑफ जो है ग्रेटर बांग्लादेश है बना लेना, है ना। बचा कुचा जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना ले लेगा, क्योंकि चाइना क्लेम करता है। तो ये लार्जर प्लान था इंटरिम गवर्नमेंट का। बांग्लादेश की आर्मी को कहीं ना कहीं ये पता है ना, कि भाई देखो, इंडिया के साथ, अगर इंडिया के साथ आप ये कोशिश करोगे चिकन नेक कॉरिडोर को कब्जाने की, है ना, इसको ऑक्यूपाई करने की, है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो हमें भी, हमारे पास भी एक नेक है ये, इंडिया इसको तो भले आराम से कब्जा लेगा। और हमें, और मतलब बांग्लादेश की आर्मी में और इंडियन आर्मी में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन आर्मी दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी है, 4th पावरफुल आर्मी है ना, और हम तो कहीं रैंकिंग में आती नहीं है। दैट इज वाई बांग्लादेश की आर्मी नहीं चाहती इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट को इंसाइट करना। दैट इज वाई इन दोनों एंटिटीज के बीच में एक पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। कू की जो र्यूमर्स हैं हर दिन वहाँ बांग्लादेशी मीडिया में फैल जाती हैं, है ना। तो देखते हैं कहाँ लीड करता है। ये इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पे भी एक मिलिट्री को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की कैप जो करेंसी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, फटाफट। चलो, यूके टू हैंड सोवरेनिटी ऑफ चैगोस आइसलैंड टू मॉरिशस। चैगोस आइसलैंड बहुत ज्यादा डिबेट में चल रहा है। चैगोस आइलैंड इंडियन ओशन में है, ठीक है, और ये ब्रिटेन की टेरिटरी है ना, ब्रिटेन की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो इसकी लोकेशन इंडियन ओशन में है, ऑक्यूपेशन ब्रिटेन का है, तो कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा है ना। जी हाँ, अनफेयर लग रहा है, क्योंकि जो चैगोस आइसलैंड है ना, इस पर दो तरह के क्लेम हैं। एक, चैगोस आइसलैंड पर रहने वाले जो नेटिव्स हैं वो कहते हैं कि भाई चैगोस बिलोंग करता है चैगोसियंस को, है ना, हम रहते हैं उस लैंड पे, तो इसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास होना चाहिए। दूसरा क्लेम है मॉरिशस का। मॉरिशस कैसा है कि भाई ये हमारा पार्ट है तो हमें मिलना चाहिए। तो फाइनली जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं, जो मॉरिशस के फ्रेंडली कंट्री हैं, उन्होंने मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट किया। और अब बहुत दिनों से ये रिटोरिक चलाया गया कि जो चैगोस आइसलैंड है वो बिलोंग करता है आपकी मॉरिशस को, है ना। एंड ब्रिटेन के साथ जो है जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट हो गए कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप हैंड ओवर कर दो चैगोस आइसलैंड को। किसको? मॉरिशस को, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था, मॉरिशस भी एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है, इसी के बगल में चैगोस आइसलैंड है ना। तो माना जाता है कि भाई दोनों एक ही कंट्री का पार्ट हो सकते हैं। जब 1966 में मॉरिशस को आज़ाद किया अंग्रेजों ने, ठीक है, तो मॉरिशस को तो आज़ाद कर दिया, इंडिपेंडेंट कर लिया, बट जो चैगोस आइसलैंड है इनके ऊपर अपना ऑक्यूपेशन बना के रखा, क्योंकि अब ब्रिटेन को जरूरत थी इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए एक मिलिट्री बेस की, एक नेवल बेस की, जो से कहाँ मिला, चैगोस आइसलैंड में मिला। चैगोस आइसलैंड में एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है डियागो ग्रासिया, ठीक है। यहां पर यूके और यूएस का एक कंबाइंड मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो फाइनली ये जो टॉक्स हैं कंप्लीट हो गई हैं और यूके ने सक्सेसफुली चैगोस आइसलैंड हैंडओवर कर दिया है मॉरिशस को,
है ना, डील वगैरह एग्रीमेंट वगैरह जो है साइन हो गया। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, है ना, कुछ जो चैगोस आइसलैंड के जो नेटिव्स हैं वो ब्रिटेन के कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि चैगोस आइसलैंड जो है चैगोस के लोगों को बिलोंग करता है, मॉरिशस को बिलोंग नहीं करता है। तो एक कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया कल के दिन ही, है ना। फिर जो है कोर्ट दोबारा से बैठा एंड दूसरे जज को बुलाया गया, दूसरे जज ने उस डिसीजन को क्या करा, नल एंड वॉइड करा, तब ये एग्रीमेंट साइन हुए। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटेन के साथ में, है ना, ब्रिटेन और यूएस के साथ में, ब्रिटेन क्यों नहीं देना चाह रहा था चैगोस आइसलैंड आपके मॉरिशस को। उन्होंने कहा कि अगर हम चैगोस आइसलैंड दे देते हैं तो डियागो ग्रासिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो डियागो ग्रासिया पर भी एक सहमति बनी है और वो सहमति ये है कि यूके जो है मॉरिशस को 101 मिलियन यूरो या फिर 136 मिलियन डॉलर पे करेगा, जिससे जो मॉरिशस है डियागो ग्रासिया को यूके के लिए 99 ईयर्स की लीज पे दे देगा। यानी कि यूके पे करेगा 136 मिलियन डॉलर, जिससे जो डियागो ग्रासिया है जो नेवल बेस है वो 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन को लीज पर मिल जाएगा। तो एक दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। ब्रिटेन को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं गंवानी पड़ेगी और मलेशिया मॉरिशस को भी क्या मिल जाएगा, है ना, एक अच्छा खासा फंड मिल जाएगा इन द प्लेस ऑफ डियागो ग्रासिया। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है यूके एंड आपका मॉरिशस के लिए। अगर चैगोस आइसलैंड की बात करें तो ये चैगोस आइसलैंड है, ठीक है, ऊपर यहाँ कहीं हमारा इंडिया है, काफी ऊपर इंडिया है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चैगोस आइसलैंड है। चैगोस आइसलैंड में ये है आपका डियागो ग्रासिया, ये आइलैंड डियागो ग्रासिया, ठीक है। तो यहीं पे नेवल बेस है किसका, यूएस का एंड यूके का, जिसके थ्रू यूएस और यूके दोनों साथ में मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, पूरे पूरे एशिया को, पूरे के पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो है ना, फाइनली ये डिसाइड हो गया कि डियागो ग्रासिया यूके के पास ही रहेगा, बट यूके को पैसे पे करने पड़ेंगे, अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना, जिससे 99 ईयर्स के लिए इसकी ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, यूके के पास चली जाएगी। अच्छा, चैगोस आइसलैंड को, है ना, मॉरिशस ने थैंक्स बोला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया वॉज वन ऑफ द कंट्री, है ना, जो स्ट्रांगली सपोर्ट करता था कि चैगोस आइसलैंड किसको बिलोंग करता है, आपके मॉरिशस को बिलोंग करता है, मॉरिशस को बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया रिमाइंड्स चाइना एंड तुर्की ऑफ म्यूचुअल सेंसिटिविटीज, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चला, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अब बहुत सारे कंट्रीज के बारे में एक सच्चाई पता चली, है ना। सही मायने में पता चला कि कौन कंट्री जो है वाकई में हमसे अच्छे रिलेशन रखना चाहता है और कौन वाकई में हमसे अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहता है। जैसे अगर हम नाम लें इजराइल, है ना, इजराइल ने ओपन सपोर्ट दिया हमें इस वॉर में, हर तरह का, है, चाहे नैरेटिव को लेके हो, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लेके हो। सेम रशिया ने भी ओपनली सपोर्ट किया है इंडिया को, चाहे नैरेटिव के केस में हो या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन के केस में। फ्रांस ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है ना, बहुत एग्रेसिवली नहीं बोलता फ्रांस, है ना, बट हाँ फ्रांस हमारे फेवर में खड़ा था। बट कुछ कंट्री, है ना, जिनके साथ अभी कुछ 2-3 महीनों में, 1-2 साल में हमें ये लगने लगा था कि जो रिलेशन है दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे, उन कंट्रीज ने एक बार फिर बिट्रे किया है इंडिया को। और ये 2 कंट्रीज हैं आपके, चाइना एंड टर्की। अब ये खुद को तुर्की ये बोलते हैं, नाम बदलते रहते हैं ये लोग, है ना, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज ने, है ना सिर्फ पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के बाद वर्बल सपोर्ट दिया, है ना, बल्कि इन्होंने इनको एम्यूनिशन सपोर्ट, वेपन सपोर्ट भी दिया ड्यूरिंग द क्लैश विद इंडिया। टर्की ने अपने बहुत सारे ड्रोन भेजे हैं, है ना, न सिर्फ इन्होंने ड्रोन भेजे, इन्होंने अपने ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे हैं, ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे हैं इन्होंने, ठीक है। चाइना ने बहुत सारा एम्यूनिशन भेजा है, चाहे HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, हालांकि हमने सारे के सारे बर्बाद कर दिए थे, है ना, बट हाँ भेजे हैं इन्होंने। इसके अलावा चाइना का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स जिसे J-10 बोला जाता है,
इसको भी हमने गिरा दिया था कि सारे, ठीक है। इसके अलावा और भी है ना एरियल ड्रोन वगैरह जो है, एरियल ड्रोन वगैरह चाइना की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो इसी को क्रिटिसाइज करते हुए इंडिया जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि भाई देखो रिश्ते यूनिलैटरल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, रिश्ते बायलैटरल होते हैं सबसे पहली बात तो, है ना। और दो कंट्रीज के बीच में रिश्ते बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टर्म का इस्तेमाल किया है, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। क्या होता है म्यूचुअल सेंसिटिविटी? कि एक दूसरे की भावनाओं को समझे यार, ठीक है। कि भाई तुर्की है ना, टर्की है ना, यहाँ पर लास्ट ईयर अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक में इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, उन पहले कंट्रीज में से एक था जिसने टर्की को एड भेजी। हमने पूरा का पूरा जो अपना एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीमें, इसके अलावा इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया, फील्ड हॉस्पिटल वहाँ पे लगाए गए, यानी कि ओपन हार्ट के साथ इंडिया ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसी का रेफरेंस देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भाई हम आपसे दोस्ती करना चाहते थे, फ्रेंडशिप करना चाहते थे, है ना, और आपके यहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने आपकी सेंसिटिविटी को समझा, ठीक है, और हमने अपनी जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज थे डिजास्टर मैनेजमेंट के आपके यहाँ डिप्लॉय कर दिए, आपकी ओपन हार्ट के साथ हमने हेल्प की। एंड आप लोगों ने क्या किया? जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, एक कंट्री के साथ हम वॉर में हैं, आप क्या सप्लाई कर रहे हो उसे? ड्रोन, थोड़े से पैसों के लिए। ना सिर्फ ड्रोन सप्लाई कर रहे हो, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हो, आप उसे पर्सन्स भी सप्लाई कर रहे हो, पर्सन्स भी सप्लाई कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई अब ऐसे तो दोस्ती नहीं चल सकती है ना, इस तरह तो है ना दो कंट्रीज के बीच रिलेशन वर्कआउट नहीं करेंगे जब तक म्यूचुअल सेंसिटिविटी नहीं होगी, ठीक है। चाइना को भी इसी कैटेगरी में रखते हुए इंडिया ने कहा कि आप ही थे ना जो 5-6 महीने पहले बोल रहे थे कि चलो बहुत लड़ाई हो गई एंड अब टाइम है साथ में ग्रो करने का, है ना। ऐसे ग्रो करेंगे हम, ग्रो करने के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशंस को डीपन करने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। और आपके साथ म्यूचुअल ट्रस्ट हमारा बन ही नहीं पा रहा है। आप क्या कर रहे हो? ना सिर्फ एम्यूनिशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं आप उनको जस्टिफाई भी कर रहे हो, आप उनको बचा भी रहे हो। तो इस तरह तो नहीं चलने वाला। तो इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसको है ना थोड़ा सा एग्रेसिव और मोर एग्रेसिव करना शुरू कर दिया है ना। पहले ऐसा होता, पहले जनरली ऐसा नहीं होता था, है ना, हम प्रोफेशनल वे में करते थे, है ना। अब हमने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप हमारे लिए बुरे रहोगे, आप हमसे भी अच्छे की उम्मीद ना करें, ठीक है। अगर हमारे साथ फ्रेंडशिप रखनी है, आप हमारे साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखने हैं, तो आपको म्यूचुअल सेंसिटिविटीज का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ आपकी भावनाओं को समझें, आप भी हमारी भावनाओं को समझें, ठीक है। तो ये क्लियर कट मैसेज दिया गया है चाइना और तुर्की को, और चाइना और तुर्की के साथ साथ दुनिया के उन कंट्रीज को जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं इंडिया के प्रति, ठीक है। इंडिया का सिंपल कहना है कि ठीक है आप पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाओ, डीपन है ना, डीपर रिलेशन बनाओ, बट टेररिज्म के इशू पे तो आप खुल के बोलो। आप टेररिज्म के इशू पे नहीं बोल रहे हो, है ना। आप पहलगाम इशू को आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, है ना। बट जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया आप वेपन सपोर्ट देने आ गए पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा ये सब नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपका चाइना और टर्की की तरफ से रिस्पॉन्स अबेटेड है, देखते हैं चाइना और टर्की किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिया को। चलिए नेक्स्ट, इंडिया टेररिज्म, जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है उस फ्रंट पे तो लड़ाई लड़ी रहा है, इसके साथ ही इंडिया अब एक फाइनल वॉर मोड में है विद बैटल इन द बैटल ऑफ, है ना, नक्सल्स। नक्सलिज्म को खत्म करना चाहता है इंडिया से, ठीक है, पूरी तरह से। कब का टारगेट है? मार्च 2026। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलिज्म को पूरा खत्म कर देंगे अपने यहाँ से। और इसी सीरीज में, है ना, इसी मिशन के तहत बहुत सारे, है ना, इनकाउंटर लाइंड अप हैं और बहुत सारे इनकाउंटर हो चुके हैं, है ना। कल एक जैसे इनकाउंटर हुआ नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में, जिसमें बहुत सारे नक्सलवादी, ना सिर्फ आम नक्सलवादी, कॉमन नक्सलवादी, बल्कि बहुत सारे माओइस्ट कमांडरों को मार दिया गया,
ठीक है। द एनकाउंटर कम ए डे आफ्टर 27 माओइस्ट इंक्लूडिंग नम्बाला केशव राव alias Basavaju, the general secretary of banned Communist Party of India, were gunned down in Narayanpur district. कल हुआ था है ना, एलियास बसवराजू, इसको मार दिया गया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट माओइस्ट कमांडर इन इंडिया। इसके अलावा नम्बाला केसर राव, इसको भी मार दिया गया, और इसके साथ साथ 26 माओइस्ट या नक्सल्स को मार दिया गया। इसके बाद सुकमा में भी एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक कोबरा कमांडो, ठीक है, मार्टियर हो गया, और इसके अलावा है ना कई सारे जो माओइस्ट हैं वो भी मारे गए। तो इस ऑपरेशन पे जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन चल रही है, नक्सल ऑपरेशन चल रही है ना, इसको बोला जा रहा है कि एक फाइनल ब्लो है। इट इज द फाइनल ब्लो टू नक्सलिज्म, ठीक है, बहुत हो गया है ना। 1964 से चल रहा है ये, 1966 से है ना, एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, एंड आज ये पूरे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका है ना। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रंट हैं लड़ने के लिए, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं, हम हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं। ऐसे में कम से कम एक फ्रंट तो हो जिस पे वॉर खत्म हो, और इंडियन गवर्नमेंट ने चूज किया है कि वो फ्रंट होगा नक्सलिज्म, कि नक्सलिज्म को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा इंडिया से, ठीक है। तो देखते हैं मार्च 2026 तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने इस गोल को फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 24 मई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।